केन्या के नैरोबी में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर हुए हमले का वीडियो पहली बार सामने आया है। आतंकियों ने मौत का खौफनाक मंजर जो दिखाया था उसकी लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। देखिए दहशतगर्द किस तरह से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज साफ सुनी जा सकती है। मॉल के अंदर दहशतगर्द अपना दहशत फैलाने में जुटे हैं और आतंकी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। देखिए किस तरह आतंकी की गोलियों की आवाज से पूरा मॉल थर्रा रहा है। पहली बार मॉल के अंदर की तस्वीरें सामने आई है। कैमरे में कैद नैरोबी की दहशत की लाइव फुटेज में कत्ले-आम की वारदात साफ देखी जा सकती है। केन्या के नैरोबी में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हुए हमले में इजरायली सुरक्षा बलों ने कमान संभाल लिया है। केन्या के राष्ट्रपति ने खुलासा किया है कि नैरोबी के वेस्टगेट मॉल में धर्म के नाम पर बेगुनाहों के खून से होली खेलने वाले आतंकियों में महिलाएं भी शामिल हैं। इस आतंकी हमले में मारे जाने वाले दुनिया भर के लोग शामिल हैं। यहाँ तक कि केन्या के राष्ट्रपति का भांजा और उनके मंगेतर भी हमले में मारी गयी। वहीं हमले की निंदा दुनिया भर में हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत अमेरिका और ब्रिटेन के नेताओं ने भी हमले की निंदा की है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने हमले की निंदा की है। केन्या के नैरोबी में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर हुए हमले में मारे गए लोगों के परिजन अपने की तलाश में भटक रहे हैं। आतंकी हमले का शिकार हुए लोगों के परिजनों को जैसे ही हमले की सूचना मिली वो हैरान हो गए और अपनों की खोज खबर शुरू कर दी। पूरे केन्या में अपनों की तलाश में लोग नैरोबी पहुंच रहे हैं। हमले में मारे गए लोगों के परिजन अपनों की लाश ढूंढ रहे हैं। शनिवार को नैरोबी में आतंकियों ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मौत का वो खौफनाक मंजर दिखाया जिससे पूरी दुनिया सहम गई। इस आतंकी हमले में विदेश मंत्रालय ने 2 भारतीयों की मौत की पुष्टि की है। नैरोबी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर हुए इस हमले से पूरी दुनिया सहमी हुई है। मुंबई में बीती रात बांद्रा वर्ली सीलिंग के समुद्र किनारे पर गोनी में फेंका गया एक महिला का शव पुलिस ने बरामद किया है। महिला की उम्र 25 से 30 साल बताई जा रही है। पुलिस को अब तक की जांच में पता चला है कि करीब 2 दिनों पहले इस युवती की हत्या कर शव को फेंका गया। पुलिस को महिला का शव आधा कटा हुआ मिला है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करके मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं शव का ऊपरी हिस्सा बरामद करने के लिए पुलिस सभी जगहों पर तलाश कर रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला के शव को प्लास्टिक की थैली में बंद कर आरोपी ने फेंका था। सांप्रदायिक हिंसा रोकने और इससे निपटने के उपायों पर राष्ट्रीय एकता परिषद की आज बैठक होगी। इस बैठक में हिंसा रोकने के उपाय पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। ये बैठक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए सांप्रदायिक दंगों को ध्यान में रखते हुए हो रही है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 148 सदस्यीय NIC की बैठक में समाज में परस्पर सद्भाव को प्रोत्साहित करने, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने में सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका और नफरत फैलाने वाले दुष्प्रचार से निपटने के तौर तरीके पर चर्चा की जाएगी। बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि सांप्रदायिक तनाव खत्म करने में समाज के सभी वर्गों से कैसे मदद ली जाए। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल BK सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों की रिपोर्ट की कॉपी हासिल करने के लिए आज RTI के तहत अर्जी देंगे। BK सिंह RTI के तहत उस रिपोर्ट की कॉपी मांगेंगे जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जम्मू और कश्मीर सरकार को अस्थिर करने के लिए कोष का दुरुपयोग किया था। उनके वकील विश्वजीत सिंह के मुताबिक रिपोर्ट से जुड़े सच को सामने लाने का यही एकमात्र उपाय है, इसलिए वो आज RTI के तहत अर्जी देंगे। दरअसल सेना की एक जांच के बाद सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर दावा किया गया है कि जनरल सिंह ने अपने कार्यकाल में जम्मू और कश्मीर सरकार को अस्थिर करने के लिए कोष का दुरुपयोग किया था। 16 दिसंबर दिल्ली गैंगरेप में 4 दोषियों को दी गई सजाए मौत की पुष्टि के लिए आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ये सुनवाई निचली अदालत में दिए गए फैसले के संदर्भ में होगी। दिल्ली गैंगरेप केस में 4 दोषियों को साकेत कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। साकेत कोर्ट के इस मामले में केस रिकॉर्ड को हाईकोर्ट में भेज दिया गया था ताकि सुनाई गई फांसी की सजा की पुष्टि हाईकोर्ट कर सके। दरअसल कानूनी प्रक्रिया के तहत निचली अदालत द्वारा अगर फांसी की सजा सुनाई गई है तो फैसले देने की तारीख के 30 दिन के अंदर कोर्ट रिकॉर्ड हाईकोर्ट भेज दिया जाता है, जिसके बाद हाईकोर्ट अभियुक्तों को नोटिस भेजता है ताकि वो अपना पक्ष रख सके, जिसके बाद ही आज हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। महात्मा गांधी की पोती तारा गांधी ने 2002 के गुजरात दंगों को लेकर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए हैं। तारा गांधी ने कहा कि मोदी के चेहरे पर हिंसा और आतंक की 11 साल पुरानी घटनाओं को लेकर कोई दर्द और करुणा नजर नहीं आती। साथ उन्होंने कहा कि आश्चर्य होता है कि मोदी राजनीति में रहते हुए, मनुष्य होते हुए, गुजरात के होते हुए दंगों के उस हिंसक दौर के बारे में बिना दर्द दिखाए कैसे बात कर लेते हैं। हालांकि दिल्ली स्थित गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष ने साफ किया है कि वो मोदी पर कोई फैसला नहीं सुना रही है क्योंकि वो उन्हें करती हैं।
नोएडा की निलंबित एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल पर निलंबन यूपी सरकार ने वापस ले लिया है। दुर्गा ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा और चूक के लिए खेद जताया, जिसके बाद उनके निलंबन को वापस लेने का फैसला लिया गया। उनकी तैनाती के नए आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे। बता दें कि गौतम बुद्ध नगर सदर की एसडीएम के रूप में खनन माफियों के खिलाफ अभियान को लेकर चर्चा में रही दुर्गा शक्ति नागपाल को जुलाई में कादलापुर गाँव में कथित तौर पर निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार को नियम कानून की अनदेखी करते हुए गिरवा देने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था। दुर्गा के निलंबन की कार्रवाई पर यूपी सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। विपक्ष ने इसे लेकर सरकार को निशाने पर लिया था। दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन वापस किए जाने के बाद कांग्रेस ने यूपी की अखिलेश सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। कांग्रेस के सांसद अखिलेश प्रताप सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिना कानूनी प्रक्रिया के ही दुर्गा शक्ति को निलंबित कर दिया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि दुर्गा शक्ति का निलंबन राजनीतिक भावना से प्रेरित था। उन्हें 100 काउज नोटिस भी सस्पेंशन के बाद दिया गया था। कांग्रेस सांसद ने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगे मामले में भी वैसे ही हालात थे, लेकिन सरकार ने क्या किया। दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन किया गया था, वो प्रक्रिया के तहत किया भी नहीं गया था। पाकिस्तान का 7 सदस्यीय न्यायिक आयोग आज मुंबई आतंकवादी हमला मामले में गवाहों से जिरह करने भारत आ रहा है। न्यायिक आयोग का पहले 11 सितंबर को भारत पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन मुंबई में 10 दिनों के गणेश उत्सव की वजह से इसे टाल दिया गया था। आयोग जिन गवाहों से जिरह करना चाहता है उनमें कसाब का इकबालिया बयान दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट, मुख्य जाँच अधिकारी और 2 डॉक्टर शामिल है, जिन्होंने 2008 के आतंकवादी हमले में शामिल अन्य आतंकवादियों के शवों का पोस्टमार्टम किया था। आयोग दूसरी बार भारत के दौरे पर आ रहा है। इसके पहले आयोग मार्च 2012 में भारत आया था और पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने उसकी रिपोर्ट खारिज कर दी थी। वीएचपी की पंचकोसी परिक्रमा आज से शुरू हो रही है। हालांकि ये रविवार से ही शुरू होने वाली थी। अयोध्या के केशवपुरम में हुए यज्ञ के चलते इसे टाल दिया गया और आज से शुरू करने का ऐलान किया गया। वीएचपी की पंचकोसी परिक्रमा में दक्षिण भारत के संतों के साथ साथ स्थानीय साधु संत भी हिस्सा लेने वाले हैं। दक्षिण भारत के 4 राज्यों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के लगभग 1 दर्जन संत और उनके लगभग 100 राम भक्त 20 दिनों तक चलने वाली अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा में भाग लेंगे। आंध्रा के संत 10 दिन, कर्नाटक के 6 दिन और तमिलनाडु और केरल के संत 2-2 दिन परिक्रमा करेंगे। लेकिन इस परिक्रमा को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर लिया है। मोहन सिंह के पार्थिव शरीर को आज लखनऊ ले जाया जाएगा और विक्रमादित्य मार्ग स्थित पार्टी कार्यालय में रखा जाएगा, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को गोरखपुर और फिर वहां से देवरिया के जयनगर गांव ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। समाजवादी पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सदस्य मोहन सिंह का रविवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था। मोहन सिंह काफी लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। एसपी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी के मुताबिक 68 साल के मोहन सिंह को 18 सितंबर को एम्स में भर्ती कराया गया था। सिंह के परिवार में पत्नी उर्मिला और 2 बेटियां हैं। देहरादून में रविवार को बीएमएस की परीक्षा देते वक्त 16 मुन्ना भाई गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए सभी छात्र बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। खास बात यह है कि पकड़े गए छात्रों में एक छात्रा भी शामिल है, जो पैसे लेकर कैंडिडेट की जगह परीक्षा देने पहुंची थी। देहरादून के CNI स्कूल में फर्जी तरीके से परीक्षा दे रहे 16 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये सभी छात्र पैसे लेकर किसी और के बदले परीक्षा दे रहे थे। ये मुन्ना भाई पकड़े गए हैं 16 लोग उत्तराखंड के बच्चों के बदले ये एग्जाम दे रहे थे। ये विभिन्न अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। वाराणसी में रविवार को एक नाबालिग लड़की का शव कब्र से निकाला गया है। इस लड़की की मां ने अपनी बेटी से बलात्कार और हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। दरअसल वाराणसी के भेलपुर थाने इलाके में पिछले 7 तारीख को एक नाबालिग लड़की छत से गिरने से घायल हो गई थी, जिसके बाद उसकी मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई थी। लेकिन लड़की की मां को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, जिसके बाद उसे पता चला कि उसकी बेटी के साथ मकान मालिक के बेटे ने ही रेप कर उसे छत से फेंक दिया था, जिसके बाद ही उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज से कुछ ही दूर पर पश्चिम यमुनानगर में एक कार अनबैलेंस होकर गिर गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते कार 2 किलोमीटर दूर पानी में बहती हुई चली गई। आसपास के लोगों ने जैसे तैसे एक शख्स को बाहर तो निकाल लिया, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना पाकर जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक कार पानी में काफी दूर बहकर चली गई थी। हालांकि गोताखोरों की मदद से कार को बाहर निकाला गया, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो चुकी थी। हादसे में कार में सवार 3 लोग थे और तीनों की मौत हो गई है। मरने वालों में तीनों पंचकुला के निवासी थे। आप सुनकर थोड़े हैरान जरूर होंगे, लेकिन ये सच है कि दिल्ली में बेलगाम बदमाशों को पकड़ने और उन पर लगाम लगाने के लिए अब दिल्ली पुलिस ने साइकिल की सवारी भी तय की है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि शुरुआत में साइकिल का इस्तेमाल सिर्फ तंग गलियों और पार्कों में गश्ती के लिए किया जाएगा। फिलहाल कुछ पार्कों में पुलिस वाले सुबह के वक्त साइकिल पर गश्त करते नजर आते हैं। साइकिल पर गश्ती करने वाले पुलिस वालों के निशाने पर वो लोग होंगे जो लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं। इसके लिए दिल्ली पुलिस बड़ी संख्या में साइकिल खरीदने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए टेंडर निकालने की तैयारी की जा रही है।